अब बायो-सावर्ट्स लॉ के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग कि बायो-सावर्ट्स लॉ का क्या एप्लीकेशन निकाला जा सकता है, जो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स लॉ का जो पहला एप्लीकेशन होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट इनफाइनाइट लीनियर कंडक्टर के लिए। ठीक है। दूसरा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग एट द सेंटर। तीसरा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस। ठीक है। ये तीन डेरिवेशन करने हैं हम लोग को कि बायो-सावर्ट्स लॉ को यूज़ करके एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक सर्कुलर रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे और एक रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। एनसीईआरटी किताब से तीनों डेरिवेशन तो हटा दिया, लेकिन उसके बिना कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगा। और एम्पियर्स इक्वेटर लॉ से भी सारे डेरिवेशन किए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी पहले बायो-सावर्ट्स लॉ से इसके डेरिवेशन को करेंगे, उसके बाद फिर एम्पियर्स इक्वेटर लॉ से भी ट्राई करके देखते हैं कैसा डेरिवेशन होगा इसका। ठीक है। तो देखते हैं पहला डेरिवेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर। तो क्या हो गया, पहला टॉपिक हो गया इसी में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये कोई स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर है। स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर का एक छोटा सा भाग ले लेता हूँ, इस छोटे से भाग को डीएल कह देता हूँ। इस छोटे से भाग डीएल की अगर बात करेंगे तो इस डीएल की वजह से मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। इस पॉइंट का नाम देता हूँ पी। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा थीटा। ठीक है। और इस लेंथ को क्या कहते थे हम लोग, इस लेंथ को कहते थे आर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक का, इसको कह देता हूँ ए। और ये पूरा लेंथ जो था, इसका छोटा सा भाग डीएल लिया हूँ तो ये लेंथ हो जाता है एल। अगर ये थीटा है तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं फाई। अब इस कंडीशन से मेरे को निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा। ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी अगर निकालना है मेरे को, तो कौन सा थ्योरम लगाना है, बायो-सावर्ट्स लॉ लगाना है। ठीक है। तो देखते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगा वो होगा μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सारे पार्ट की वैल्यू निकालनी है। पहले साइन थीटा निकालेंगे, फिर डी एल निकालेंगे, फिर आर स्क्वायर निकालेंगे और सबको पुट करने पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं इस ट्राइंगल की अगर बात करते हैं, इस दिए हुए ट्राइंगल की बात करते हैं, तो किसी भी ट्राइंगल में अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो इससे अगर निकालता हूँ मैं थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव। तो पहला वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस फाइव। और साइन 90 माइनस फाइव क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉस फाइव। पहली वैल्यू निकल करके आ गई। ये पहला वैल्यू निकल करके आ गया। ठीक है। पहली वैल्यू क्या निकल करके आई, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है साइन 90 माइनस फाइव हो जाएगा। साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है, कॉस फाइव होता है। अब दूसरी वैल्यू निकाल करके देखते हैं, साइन हो गया। हम लोग निकाल के देखते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो इस ट्राइंगल पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस फाइव की वैल्यू कितनी होगी, कॉस फाइव की वैल्यू हो जाएगी a/r। तो जो r निकलेगा, r क्या निकलेगा,
ए अपॉन कॉस फाई। इससे अगर निकालते हैं हम लोग तो r इज इक्वल्स टू आ जा रहा है ए सेक फाई। ये वैल्यू निकल गई r की वैल्यू। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। अब निकाल के देखते हैं टेन थीटा कितना आएगा, टेन फाई कितना आएगा। तो टेन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन फाई की वैल्यू हो जाएगी दिए हुए ट्राइंगल पे, टेन फाई हो जाएगा L बाई आर। इससे निकालेंगे तो L की वैल्यू क्या निकल जाएगी, R टेन फाई। अगर निकालें DL बाई डी फाई तो कितना आ जाएगा, R सेक स्क्वायर फाई। तो इससे निकाल सकते हैं DL की वैल्यू कितनी आएगी, तो इससे निकलेगा DL इज इक्वल्स टू R सेक स्क्वायर फाई डी फाई। यह आंसर निकल गया। हम लोगों के पास इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशंस को मिला दें अगर बायो-सावर्ट्स लॉ में, तो क्या कंडीशन था हम लोग के पास कि B इज इक्वल्स टू था, DB इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बस इसमें पुट करनी है वैल्यू को। तो DB इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, आई की वैल्यू जो थी वो आई की आई रहेगी, जो DL की वैल्यू थी यहाँ पर निकला हुआ है R, सॉरी ये R नहीं आएगा, ये A होगा, यहाँ पर भी A होगा, ये भी A होगा, तो ये होगा A सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो जगह A सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है कॉस फाई, और R की वैल्यू क्या है A सेक फाई, तो ये A सेक फाई का होल स्क्वायर हो गया ऐसा। अब ये सेक स्क्वायर फाई पूरे सेक स्क्वायर फाई से कैंसिल हो गया, ये A एक स्क्वायर A से कट गया, तो रिजल्ट क्या बचा, DB छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन A। ये फॉर्मूला बचा लास्ट। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इंटीग्रेशन म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन A कॉस फाई। अगर एंगल फाई के बारे में सोचें तो एंगल फाई कैसा था एक बार देख लेते हैं फिर से ना। ये स्ट्रेट लाइन कंडक्टर था, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ था, पॉइंट का नाम था P, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल जो ये स्ट्रेट लाइन से एंगल जो बन रहा था, इस एंगल को हम लोग बोल रहे थे फाई। अब जो फाई की वैल्यू है, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, दोनों साइड मूव कर रहा है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कि फाई 1 से लेकर के ऐसा फाई 2 तक मूव कर रहा हो। ठीक है, अब एक एंगल को पॉजिटिव मान सकता हूँ, एक को नेगेटिव मान सकता हूँ, तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि जो एंगल की वैल्यू होगी वो माइनस फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक जा रही है। तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या कर देंगे, माइनस फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक ले सकता हूँ एक। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने पास क्या निकल जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, इसको छोटा कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन A इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या आता है, म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन A, ये आता है साइन फाई। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेंगे, इसकी लिमिट लेंगे माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। अब जब वैल्यू पुट करेंगे इसकी तो कितनी निकल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है बताओ, म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन A साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1। जब ये माइनस बाहर आएगा तो वैल्यू निकल जाएगी म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन A इंटू साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ये फाइनल रिजल्ट है। तो किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू जो होती है वो कितनी निकलती है, म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन A इंटू साइन फाई 2
माइनस साइन फाई 1, ये आंसर निकल गया। अगर इस आंसर को हम लोग विजुअलाइज करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर था। केस नंबर 1 ले लिया कि पॉइंट P जो है इस लाइन पे है, तो इस लाइन पे अगर होगा तो फाई 1 भी ज़ीरो हो जाएगा और फाई 2 भी ज़ीरो हो जाएगा, केस नंबर पहला। तो फर्स्ट केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ऑन द लाइन है, लाइन के उसी वायर के लाइन पे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू 0/4 आई अपॉन ए साइन 0 0 प्लस 0, ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लाइन ऑफ कंडक्टर कितना होता है 0। केस नंबर 2 देखते हैं। हम लोग क्या हो गया, किसी भी एंड पे आ गए, मान लेते हैं कि इस जगह पे आ गया, मैं इस एंड पे लूँगा तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू, ठीक है। तो इस एंड की अगर बात करेंगे तो जो θ1 जो होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि इसी के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी, और θ2 जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है। तो ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन पे, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू 0/4 आई अपॉन ए साइन 0 तो 0 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि एक 90 है और एक 0 है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू निकलेगी म्यू 0/4 आई अपॉन ए। ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। कब, जब लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसा हो, इनफाइनाइट हो, और हम लोग किसी भी एंड पे हो। ऑन द लाइन पे कितना निकला है 0, और एंड पे कितना निकला है इतना। अगर मिड पॉइंट पर है, थर्ड कंडीशन, हम लोग थर्ड कंडीशन लेते हैं कि ये पॉइंट जो था उसके बीच में कहीं पर है, ठीक है। बीच का मतलब क्या होता है, ये इनफाइनाइट लेंथ है दोनों साइड से, तो कहीं पर भी होंगे एंड के अलावा तो बीच में आ जाएगा। तो थर्ड कंडीशन में हम लोग के पास फाई 1 भी 90 होगा और फाई 2 भी 90 होगा, क्योंकि दोनों साइड से इनफाइनाइट लेंथ है। तो ये पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड बी निकलेगा म्यू 0/4 आई अपॉन ए इंटू साइन 90, साइन 90 मतलब 1, दूसरा वाला भी साइन 90 मतलब 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकलेगी म्यू 0/4 आई अपॉन ए इंटू 2। ये लास्ट कंक्लूजन निकल गया। तो क्या पता चलता है हम लोगों को कि अगर कोई कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो और इस कंडक्टर के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला होता है म्यू 0/4 आई अपॉन ए इंटू 0, मतलब 0 आंसर आता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है हम लोगों को इस पॉइंट पर निकालना हो, इसके इस डायरेक्शन पे निकाल के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकलता है, म्यू 0/4 आई अपॉन ए इंटू 1। एंड पे, किसी भी एंड पे कितना आता है, इंटू 1 आ जाता है। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट की बिल्कुल बीच पे निकालना हो, बीच मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू क्या निकलती है, म्यू 0/4 आई अपॉन ए इंटू 2। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल सकती है, म्यू 0/4 आई अपॉन ए इंटू 0, म्यू 0/4 आई अपॉन ए इंटू 1, म्यू 0/4 आई अपॉन ए इंटू 2। ऐसे 3 फॉर्मूले अलग अलग निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अगर इसका लेंथ फाइनाइट हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बी का ये जो जनरल फॉर्मूला निकाले थे हम लोग, वो क्या था, म्यू 0/4 आई अपॉन ए इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये जनरल कॉन्टेक्स्ट के लिए है, अगर लीनियर कंडक्टर है तो, और उसका लेंथ अगर फाइनाइट है तो। इन सभी क्वेश्चन में अगर मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर ये कोई इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या होंगे, इसके चारों कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म पे होंगी। और जो करंट लेंगे हम लोग वो कैसे लेंगे, करंट के डायरेक्शन पे थंब रखेंगे और उंगलियों का डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रही होंगी और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रही होंगी, ठीक है। तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं हम लोग, ये ऐसा। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी
ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, किसी सर्कुलर रिंग के एट द सेंटर। ठीक है, किसी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि ऐसा कोई सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बायो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू आइडियल म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो पॉइंट P से लेकर के एक इस छोटे से डिस्टेंस को हम लोग R कह दे रहे हैं। इसका छोटा सा जो लेंथ लूँगा, इस छोटे से लेंथ को कह दूँगा dl, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको कह देंगे थीटा। सर्कुलर रिंग के किसी भी पॉइंट पे, चाहे इस जगह पे रहो, चाहे इस जगह पे रहो, चाहे इस जगह पे रहो, थीटा की वैल्यू यूनिफॉर्म है, थीटा हमेशा 90 डिग्री। और जो r है, क्योंकि वो रेडियस है, वो भी कांस्टेंट है, तो इसका भी इंटीग्रेशन में कोई यूज़ नहीं है। I जो है वो भी कैसा है, कांस्टेंट है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ मैं इसके लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई dl साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो B की वैल्यू क्या निकल जाएगी, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका, dl का। वैल्यू कितनी होगी, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और dl मतलब टोटल लेंथ निकाल देंगे, ये हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ अ सर्कल, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई r। इस r से r कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी बच जाएगी, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई। अगर यूनिफॉर्मेशन के लिए जैसे पिछले बार लिए थे वैसे ही ले सकते हैं। अगर r को मैं a बोल दूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जनरली a बोलते थे, और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड B का फाइनल रिजल्ट ऐसा भी लिख सकता हूँ, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन a इंटू 2 पाई। ये फाइनल रिजल्ट निकल गया। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि अगर वो लीनियर कंडक्टर होता तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे निकालते तो म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए इंटू 0 आता, मतलब 0 आता मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस पॉइंट पर निकालता कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर एंड के साइड पे, तो निकलता था म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए इंटू 1। पिछले टॉपिक में इसका डेरिवेशन किए हम लोग। सिमिलरली अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होते, इस पॉइंट पे कहीं पर निकाल रहे होते मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर्मूला आता था म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2, मतलब इंटू 0 इंटू 1 और फिर इंटू 2। सिमिलरली अगर सर्कुलर रिंग के लिए निकालता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सेंटर पे, तो फॉर्मूला क्या निकलता है, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2 पाई। इसका क्या मतलब निकल रहा है, देखिए, इसका मतलब निकल रहा है कि एंड पे क्या निकल रहा है, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए इंटू 0, लाइन पे एंड पे कितना निकलता है, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए इंटू 1, बीच पे म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2, और सर्कल के सेंटर पे म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2 पाई, मतलब इंटू 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 पाई। और अगर किसी जनरल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो किसी भी कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग निकालना सीख गए। ठीक है, इतने सारे एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो सब में म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए सब में है, सब में है, सब में है। इसमें इंटू 0 आता है, इसमें इंटू 1, इसमें इंटू 2, इसमें इंटू 2 पाई, और जनरल केस में इंटू में साइन φ1 प्लस साइन φ2। क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, जिसे पिछले बार निकाले थे, सर्कुलर लूप
किस पे, एट द या ऑन द एक्सिस। इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लेते हैं ऐसा। इस सर्कुलर लूप की बात करेंगे तो इसका एक सेंटर होगा और सेंटर से लेकर के ये हो गया उसका रेडियस। जो रेडियस होगा आर, रेडियस को ए बोल देते हैं, मान लेते हैं। अब यहाँ से सेंटर से लेकर के एक लेंथ लेते हैं हम लोग यहाँ से लेकर के इस पॉइंट पे। अब क्वेश्चन है इस पॉइंट पी पे, यहाँ पर एक पॉइंट पी मानते हैं, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक छोटा सा लेंथ डीएल चाहिए अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ। तो ये मान लेता हूँ छोटा सा लेंथ डीएल मान लेते हैं, इसके छोटे से लेंथ को, ये डीएल हो गया। अब यहाँ से इसको जोड़ देते हैं स्ट्रेट, इस लेंथ को आर कहते हैं। ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, इस एंगल को थीटा कहते हैं। तो अगर वो एंगल थीटा है तो इस एंगल को फाई मान लेता हूँ। और इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मान लेते हैं कि ये एक लाइन बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस जगह पे लगेगी और वो क्या होगी, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसी फाई एंगल पे काम कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dB। जो dB होगा वो dl के और r के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वो ऊपर की ओर बना हुआ है। अब इस dB को हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक जिसमें एंगल बना है ये हो जाएगा dB cos फाई, और एक एंगल जिसमें नहीं बना है वो हो जाएगा dB sin फाई। इसी हिसाब से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि किसी भी कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालिए एक्सिस पे अगर वो सर्कुलर शेप में बना हुआ है। तो हम लोग क्या किए, इसको हम लोग क्या किए, रिजॉल्व कर लिए मैग्नेटिक फील्ड को। अब इसके हिसाब से हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि dB की वैल्यू क्या होती है। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड dB जो होता है वो होता है μ0/4 I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस केस में dl और इस r के बीच का एंगल जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा 90 डिग्री होगी, क्योंकि r बहुत बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं dB इज इक्वल्स टू μ0/4 I dl sin 90 अपॉन r स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकली। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि ये dB cos फाई, ये जो दिख रहा था dB cos फाई, ये dB cos फाई जो दिख रहा है ये हर इस डायरेक्शन पे भी आएगा, हर पॉसिबल रोटेशन पे आएगा। तो समेशन ऑफ dB cos फाई कितना निकल जाएगा, 0। तो नेट फील्ड जो होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ dB sin फाई की वजह से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू होगा समेशन ऑफ dB sin फाई। समेशन ऑफ dB sin फाई का मतलब क्या हो जाएगा कि वैल्यू पुट करनी है बस। तो समेशन μ0/4 I dl अपॉन r स्क्वायर, और इस ट्राइंगल में sin फाई की वैल्यू कितनी होगी, इस दिए हुए ट्राइंगल में sin फाई की वैल्यू कितनी होगी। तो sin फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी a/r। तो कितना आ जाएगा sin फाई की वैल्यू, a/r। तो क्या कंक्लूजन लास्ट में बचता है कि बच जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू μ0/4 I/r³ a इंटू समेशन ऑफ dl छोटा सा लेंथ था, जब जोड़ देंगे तो पूरा लेंथ 2πa हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B का फॉर्मूला निकल जाएगा μ0/4 I/r³ इंटू a इंटू 2πa। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग के पास मैग्नेटिक फील्ड B का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, B इज इक्वल्स टू μ0/4 I/r³ 2πa स्क्वायर। ठीक है, अब जो r है यहाँ पर देखिए, जो r दिख रहा है हम लोग को, ये r जो दिख रहा है, ये जो r है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। x प्लस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो r को लिख सकते हैं x प्लस a रेज टू पावर 1/2। तो मैग्नेटिक फील्ड B का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा फाइनली, μ0/4 I इंटू 2πa स्क्वायर, और r की जगह पे लिख सकते हैं
आर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का पावर 1/2 और 3 पहले से था तो 3/2। ये निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कंसिस्टिंग करंट आई एट द एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू निकल गई। ये लास्ट एप्लीकेशन था। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अगर कंडक्टर सीधा इस डायरेक्शन पे हो और करंट ऊपर की ओर जा रही हो तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि करंट के डायरेक्शन में थंब होगा तो जो उंगलियों का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस साइड से इंटर करके इधर से बाहर निकलेंगे, मतलब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होगा डॉट। ठीक है, डॉट क्रॉस मतलब अंदर की ओर जाएगा और इधर से बाहर निकलेगा। सेम कंडीशन हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कोई सर्कुलर रूप ले लेता हूँ, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें मैग्नेटिक राइट हैंड थंब से तार को पकड़ेंगे तो उंगलियां जो होंगी बाहर की ओर हो जाएंगी, तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा डॉट बाहर की ओर। सिमिलरली अगर करंट का डायरेक्शन मेरे पास कैसा हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड से पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आ जाएगा, इनवर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। और जो थ्योरम यूज़ करते हैं इसको बायो-सावर्ट्स लॉ कहते हैं। उसी का एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4.5। क्वेश्चन नंबर 4.5 में बोला कि एक स्ट्रेट वायर है 12 एम्पियर का, उसको सेमी सर्कल के फॉर्म पे बेंड कर दिए हैं। कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड बी फ्रॉम द सेमी सर्कल। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट। स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से क्या होगा और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। वुड यू आंसर विल बी डिफरेंट विद द सेमी सर्कुलर आर्क द सेम रेडियस बट अपोजिट वे। करंट का डायरेक्शन उल्टा करने पे, पलट देने पे क्या होगा। तो पहले एक सेमी सर्कुलर आर्क ले लेते हैं हम लोग, ऐसा सेमी सर्कुलर आर्क हो गया। ठीक है, इस पे करंट का डायरेक्शन ऐसे ले लिया हम लोग जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का μ0/4π I/a सभी क्वेश्चन में। अगर सर्किट कंप्लीट होता, सर्कल कंप्लीट होता तो फॉर्मूला होता 2π × 2π। क्योंकि कंप्लीट नहीं है इसका मतलब है कि इस 2π की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, सिर्फ पाई लिख सकता हूँ। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, μ0/4π I/a × π। अब जो घूमने का डायरेक्शन देखेंगे ये क्लॉकवाइज टाइप का दिख रहा है। अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो डायरेक्शन कैसा आएगा, क्लॉकवाइज में आएगा क्रॉस यानी कि इनवर्ड। ठीक है, और इसकी वजह से समझ में आया तो ये आंसर आ गया। अब अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो जो भी इस लाइन पे आता है उस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। इस लाइन की वजह से भी कितना होगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से कितना होगा, 0। फिर सर्कुलर सेगमेंट की वजह से कितना हो जाएगा, बता दिया आंसर, है ना। अगर मैग्नीट्यूड, अगर इसको तार को पलट दे, क्वेश्चन बोलता है कि क्या होगा जब तार को ऐसा पलट देंगे तो तार को पलटेंगे तो करंट का डायरेक्शन, करंट का जो वैल्यू निकलेगा वो देखिए, अगर ऐसे लेता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा सिर्फ वही बदलेगा, बाकी मैग्नीट्यूड में कुछ ही नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर अ टाइटली बाउंडेड 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 1 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड बी पूछा है द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, तो μ0/4π I/a × 2π होता है। क्वेश्चन नंबर 4.6। ठीक है, सो पुट करना है वैल्यू। ये कितने के टर्न के लिए था, ये एक टर्न के लिए हो गया। अगर n टर्न है तो इंटू n भी कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻⁷। I की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, I की वैल्यू दी हुई है 1 एम्पियर, तो 1 लिख दिए। अपॉन रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर देंगे तो 0.1 × 2 × 3.14 पाई की वैल्यू पुट कर दिया और n की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, तो 2 से इसको इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 6.28 × 10⁻⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला। इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा 4.6। सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना था। नेक्स्ट है एम्पियर सर्किट होगा।
नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता, इसमें करंट जो था आई फ्लो कर रहा होता, तो हम लोग क्या मानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके चारों ओर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म पे होगा। ठीक है, अगर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म पे है इसके चारों ओर, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें निकालने चाहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है इस पर, तो हम लोग क्या देखते हैं, छोटा सा लेंथ डी एल ले सकते हैं। ये तार का लेंथ डी एल नहीं है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो था उसका बी डॉट डी एल जब निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो वो होगा म्यू ज़ीरो इंटू आई टोटल आएगा। ठीक है, इसी को एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। इससे पहले वाले फॉर्मूले में बायो-सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या कहता था कि मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें ये डी एल जो था तार का लेंथ था, इस तार की लेंथ को डी एल कहते थे। इसमें जो डी एल यूज़ करते हैं वो तार का लेंथ नहीं है, वो आर डिस्टेंस पे लिया हुआ लूप का लेंथ है। तो ये क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन, कैसा इंटीग्रेशन, क्लोज, ये लूप हमेशा क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो आई टोटल। अब ये डी एल क्या है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि क्लोज्ड, क्योंकि इंटीग्रेशन क्लोज्ड है, ये डी एल मतलब लाइन, तो लाइन, और इंटीग्रेशन में इसलिए क्या बोलेंगे, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू ज़ीरो टाइम्स ऑफ टोटल करंट। इसी स्टेटमेंट को एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ का ये स्टेटमेंट दिया हुआ ऐसा, बी डॉट डी एल की जो वैल्यू होगी, बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू ज़ीरो आई के बराबर हो जाएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है उसको जैसे गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक स्पेशल सरफेस लेना पड़ता है, उसको गॉसियन सरफेस कहते थे। एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करने के लिए भी एक स्पेशल सरफेस लेना पड़ता है, उसको एम्पीरियन लूप कहते हैं। अब एम्पीरियन लूप को लेने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ते हैं। पहला दिया है मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ टेंजेंशियल टू द लूप। मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगा टेंजेंशियल होगा उसके, एंड इज़ नॉन जीरो कांस्टेंट, कांस्टेंट होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बी इज़ नॉर्मल टू द लूप, मतलब एंगल की वैल्यू थीटा निकल जाएगी, और बी वैनिसेस। तीनों में से कोई एक कंडीशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर तीनों में से कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, तो उस एम्पियर लूप पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, बी एल इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो आई। एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करके हम लोग स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकाल सकते हैं। ये डेरिवेशन करवा चुका हूँ मैं, लेकिन दूसरे मेथड से किए थे। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगा करके इसी को प्रूव करना है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो आई। इसमें जो डी एल होता है वो इस तार की लंबाई नहीं होगी, वो इसका छोटा सा सेगमेंट होगा, तो ये डी एल है, और यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बना दिया होगा। ठीक है, इस डिस्टेंस को बोल दिया ए, और ये सर्कुलर जो लूप दिख रही है असल में वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो आंसर क्या निकलेगा, बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, और कॉस कितना हो जाएगा, कॉस ज़ीरो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड बी है और जो डी एल है दोनों के बीच में एंगल बराबर आ रहा है, इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो आई। तो कितना आ जाएगा, डी एल का वैल्यू हो जाएगा बी, और लेंथ हो जाएगा 2 पाई ए इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो आई। इससे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू, तो बी निकलेगा म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2 पाई ए। थोड़ा सा जमा लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2। अगर याद होगा तो किसी भी कंडक्टर के लिए हम लोग ऐसा एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं कि इनफाइनाइट अगर लेंथ है उसका तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये पहला डेरिवेशन है।